तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। आज हम लोग इस क्लास में देखने जा रहे हैं धार्मिक आंदोलन यानी अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जो भी सोशियो यानी सामाजिक और धार्मिक यानी रिलीजियस मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट को हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि क्या क्या हुआ था जब अंग्रेजों का रूल चल रहा था और क्यों हुआ था। तो सबसे पहले ये जानो कि ये जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ ये हुआ क्यों। 1813 में अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया था जिसे हम लोग बोलते हैं चार्टर एक्ट। इस एक्ट के थ्रू अंग्रेज भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सबों के समस्याओं को उजागर करना शुरू किया। और वो इसलिए कर रहे थे ताकि लोग इन धर्मों को छोड़कर कन्वर्ट हो जाएं, क्रिश्चियंस को अपना लें। और सवाल है, अंग्रेज क्यों चाहते थे क्रिश्चियन बनाना लोगों को? क्योंकि अंग्रेज ये समझें कि अगर लोग क्रिश्चियन बनेंगे तो क्रिश्चियन की तरह जीवन जीना चाहेंगे, धोती कुर्ता के बजाय सूट बूट पहनेंगे, सूट बूट पहनने के लिए अंग्रेजों का जो सामान है वो खरीदेंगे। और इससे धर्म परिवर्तन तो नाम था सिर्फ, इसका मेन टारगेट था इकोनॉमी। यानी अंग्रेज अपनी इकोनॉमी के लिए ये सारा काम कर रहे थे। तो यहां पर भारत में बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए इस टाइम पीरियड में। कौन कौन से? तो हिंदू धर्म में कुछ हुआ, कुछ इस्लाम में हुआ यानी मुस्लिम, कुछ हम लोग देखते हैं दलितों के लिए आंदोलन हुआ, और इसके अलावा कुछ अदर सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट। एक एक करके सबों को देखेंगे। सबसे पहला हिंदू धर्म से रिलेटेड कौन कौन सा धार्मिक आंदोलन है, तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा ब्रह्म समाज का। ब्रह्मो समाज। उस तरह से फिर प्रार्थना समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल, रामकृष्ण मिशन, ये सारे आते हैं। एक एक करके सबों को देखेंगे। तो सबसे पहला बारी है ब्रह्मो समाज का। देखो, ब्रह्मो समाज की अगर हम लोग बात करें तो इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। और ये जो राजा राम मोहन राय थे ये ब्रह्मो समाज को स्टेब्लिश किए थे बंगाल में। राजा राम मोहन राय काफी फेमस व्यक्ति हैं, इन्हें बहुत सारा नाम दिया गया, जैसे अगर दूत का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, या नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रिका के जनक, क्योंकि भारत में जो मैगजीन है उसके ये फाउंडर कहलाते थे। सबसे पहले भारत में मैगजीन यही स्टार्ट किए। इनका थॉट क्या था कि ना वेस्टर्न थिंकिंग को भी लेके चलो और ईस्टर्न थिंकिंग को भी लेके चलो, यानी भारतीय विचारधारा और अंग्रेजों की विचारधाराओं को मिला करके दोनों की अच्छी चीजों को ये फॉलो करते थे। राजा राम मोहन राय 1828 में कोलकाता में ब्रह्मो समाज को स्टेब्लिश किए। कोलकाता में ये ब्रह्म समाज को स्टेब्लिश किए, जिनका टारगेट था इस सोसाइटी का कि हिंदू धर्म में सुधार लाया जाए, सारे कुरीतियों को, मूर्ति पूजा को, इन सब को खत्म किया जाए और एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर पर विश्वास को बढ़ाया जाए। इसके लिए राजा राम मोहन राय बोले क्या मानव विवेक, वेद और उपनिषद के रास्ते पर चलो। ये बोले हिंदू धर्म में बड़ा समस्या है, जैसे सती प्रथा, जैसे बहुपत्नी यानी बहुत सारी वाइफ्स होना, बहुपत्नी प्रथा, फिर है वैश्यागमन यानी वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, जातिवाद, कास्टिज्म, फिर बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कुरीतियां हिंदू धर्म में भरी हुई थी। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए ये व्यवस्था लाना चाहे, इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए ये राजा राम मोहन राय इस तरह का व्यवस्था लाना चाहे। यहां पर ये बोले क्या कि सामाजिक धार्मिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो वो इस्लाम के एकेश्वरवाद, इस्लाम में जो एकेश्वरवाद है, एक ईश्वर है ना, वन गॉड, इसके थ्योरी को पसंद किए। उस तरह से सूफीवाद को पसंद किए। ईसाई धर्म के चीजों को भी वो पसंद करते थे, हिंदू धर्म को देख कर ही रहते, बाकी धर्मों को भी वो पसंद करते थे। बोलते थे कि हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई है, उसे अडॉप्ट करना सीखो। तो 1815 में
एकेश्वरवाद के लिए, एक ईश्वर पर विश्वास रखवाने के लिए आत्मीय सभा को एस्टेब्लिश की। आत्मीय सभा। उसके बाद 1817 में ये हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किए कोलकाता में, हिंदू कॉलेज। फिर 1825 में वेदांत कॉलेज एस्टेब्लिश किए वहीं कोलकाता में, वेदांता कॉलेज। और 1822 में ये लाते हैं मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार। ये मिरात उल अखबार फारसी भाषा का एक अखबार हुआ करता था। सती प्रथा के विरोध में ही ये संवाद कौमुदी लाते हैं बांग्ला भाषा में। इस तरह से ये कह सकते हो कि ना मैगजीन के माध्यम से, इन सभी चीजों के माध्यम से वो समाज में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय के इसी तरह के कामों को देखते हुए उस वक्त के जो मुगल बादशाह थे, अकबर, अकबर सेकंड भी बोलते हैं इन्हें, अकबर सेकंड, इसने ही राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया और ये कहलाए राजा राम मोहन राय। 1833 आते आते इनका हो गया मृत्यु, राजा राम मोहन राय का। और इनका जब मृत्यु हुआ उसके बाद सवाल हुआ ब्रह्म समाज का क्या हुआ। तो यहां पर उस वक्त राजा राम की मृत्यु के जस्ट बाद, जो कि ब्रिटेन में इनका मृत्यु हुआ था, देवेंद्र नाथ टैगोर इनके जो कि शिष्य थे वो ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधनी सभा यहीं पर स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है। तत्वबोधनी सभा में तत्वबोधनी पत्रिका एस्टेब्लिश किया गया। मैगजीन देवेंद्र नाथ टैगोर के ही देख रेख में सारा काम हो रहा था। और इस तरह से ये जो ब्रह्म समाज है आगे बढ़ने लगा। लेकिन होता है क्या, 1865 में ये ब्रह्म समाज दो भाग में टूट गया। तो यहां पर क्या हुआ, ब्रह्म समाज, इसे ब्रह्मो समाज भी बोला जाता है, दो भागों में ये टूट जाता है। एक कहलाया मूल ब्रह्म समाज, मूल ब्रह्म समाज, और एक कहलाया आदि ब्रह्म समाज। तो इस तरीके से दो भाग में बढ़ता है। यहां पर केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वही आदि ब्रह्म समाज को एस्टेब्लिश किए थे, केशव चंद्र सेन। और मूल ब्रह्म समाज को फॉलो कर रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। फिर वही आगे जाकर के केशव चंद्र सेन जो कि आदि ब्रह्म समाज को एस्टेब्लिश किए थे, यही आदि ब्रह्म समाज बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाने लगा, भारतीय ब्रह्म समाज कहलाने लगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं चेंजेस यहां पर। उसके अलावा सही चीज है, सही तरीके से हर चीज चल रहा था। लेकिन हुआ कि 1872 में केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जो कि भारतीय ब्रह्म समाज, और पहले बोल सकते हैं कि मूल ब्रह्म समाज, मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर के आदि ब्रह्म समाज, जिसे कि भारतीय ब्रह्म समाज बाद में बोला गया, एस्टेब्लिश किए थे। ये एक नियम लागू किए 1872 में कि शादी का नियम, जिसे वो बोलते हैं ब्रह्म विवाह अधिनियम। इसमें बोला गया कि जो महिलाएं होंगी यानी फीमेल, उनका एज मिनिमम 14 होना चाहिए, और जो मेल होंगे, पुरुष जो होंगे, उनका एज मिनिमम 18 होना चाहिए विवाह के लिए। लेकिन यही अपने बात पर अमल नहीं कर पाए। ये खुद तो नियम बनाए, लेकिन 1872 में अपनी बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से कराए, और उनकी बेटी 14 के एज से कम थी। इस कारण से ये फिर बढ़ गया, और इस बार जो बटा, और तो यहाँ पर एक नया ब्रह्म समाज बना 1978 में, और उस ब्रह्म समाज का नाम था साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म समाज में बहुत अधिक चेंजेस आया।
सबका टारगेट वही कि जाति प्रथा खत्म करो, मूर्ति पूजा का विरोध करो, महिलाओं के लिए बेहतर काम करो। तो ये था पहला संस्था। दूसरा है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो कि 1867 में महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ। ये प्रार्थना समाज को स्टैब्लिश किए थे आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ये आत्माराम पांडुरंग का जो प्रार्थना समाज था, ये समझ लो कि ना ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था, उसी के तर्ज पर बना था। इसमें आत्माराम पांडुरंग के साथ जुड़ गए थे R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है, रानाडे साहब को। इनका भी टारगेट किया कि कास्ट सिस्टम को खत्म करो। फिर विडो री मैरिज लाओ, विडो री मैरिज लाओ, और बोले नारी शिक्षा को बढ़ाओ, वोमेन एजुकेशन पर बात किया गया। बाल विवाह को खत्म करने बोला गया, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। यानी कुल मिलाकर लगभग में दोनों संस्था सेम ही तरीके से काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर रानाडे एक और बात बोले कि कास्ट सिस्टम खत्म करना है तो दलितों को, अछूतों को, पीड़ितों को आगे लाना चाहिए, और उसके लिए उन्हें पढ़ना होगा। एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है जिससे समाज का भलाई हो सकता है। तो इसके लिए नाइट स्कूल एस्टेब्लिश किए, नाइट स्कूल, रात्रि पाठशाला, यानी सुबह में लोग काम करते थे, रात को आकर पढ़ाई करते थे। एक अच्छा व्यवस्था लाया गया। इसी में आगे जाकर के जुड़ जाती हैं पंडिता रामाबाई, रामाबाई, और इन्होंने, पंडिता रामाबाई ने आर्य महिला समाज स्टैब्लिश की। आगे जाकर रानाडे के स्टूडेंट आते हैं जो कि बड़ा फेमस हुए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक किताब लिखा था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और ये भी टारगेट वही था। फिर एक और संस्था आता है जो कि नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस हुआ, आर्य समाज। आर्य समाज ये भी बंबई में स्टेब्लिश हुआ। नॉर्थ इंडिया इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आगे जाकर के पंजाब में इसका हमें अधिक प्रेशर दिखता है, अधिक जोर दिखता है। 1875 इसका हेडक्वार्टर था लाहौर, है ना, मैंने बोला ना नॉर्थ इंडिया, लाहौर। और इसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती बोले कि वेदों की ओर लौटो। ये बोले कि ना वेद में हर चीज सही है, वेद की तरफ बढ़ो। बोले वर्ण व्यवस्था नहीं होना चाहिए, कर्म व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद में वही लिखा हुआ है। बोले कि पुराण, बाकी धर्म ग्रंथ, उपनिषद, ये सब गलत है, जो है सही वो है केवल वेद। फिर स्त्री पुरुष सबों की शिक्षा पर बात किए, शूद्रों की शिक्षा पर बात किए, समाज में यानी कास्टिज्म हटाने पर यह भी कोशिश किए, और एक मूवमेंट स्टार्ट किए थे जिसे हम लोग बोलते हैं शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन क्या है? इस आंदोलन में बोले कि अगर आप किसी दूसरे धर्म में चले गए, हिंदू धर्म को छोड़ करके, तो वापस आप आ सकते हो, आपका थोड़ा पूजा वूजा कराया जाएगा, शुद्धि आंदोलन से आप शुद्ध हो जाओगे और वापस से हिंदू धर्म को अपना लोगे। ये हिंदुत्व की बातों पर अधिक प्रेशर डाले थे। बोले आडंबर, जितने भी आडंबर है, पाखंड है, उन सबों से दूर रहो, सच्चाई के रास्ते पर बढ़ो, वेदों के रास्ते पर चलो, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ। इस तरीके से ये सारा व्यवस्था दे रहे थे। और इसके लिए वो एक स्कूल एस्टेब्लिश की जिनका नाम रखा गया दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, DAV स्कूल। और यहाँ पर मेनली हरिद्वार में एस्टेब्लिश किए थे, लाहौर में, फिर हरिद्वार में भी एस्टेब्लिश हुआ। ये जो स्कूल था यहाँ पर वो वेदों के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दिया करते थे। आज भी बहुत सारे DAV के स्कूल्स हैं, उसमें भी ये एजुकेशन दिया जाता है। देन आफ्टर आता है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल मूवमेंट
19th सेंचुरी में। क्रांतिकारी ग्रुप था ये। इनका जो विचार था ये थोड़ा अलग था। इनका विचार वो नहीं कि हम समाज सुधार पे केवल काम करेंगे, समाज सुधार के साथ साथ आज़ादी पे भी काम करेंगे, और जो नहीं समझेगा उसे मारपीट के समझाएंगे, यानी क्रांतिकारी ग्रुप। फिर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है रामकृष्ण मिशन। राम कृष्ण मिशन 1897। रामकृष्ण मिशन को कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, विवेकानंदा के द्वारा। और ये जो विवेकानंद थे रामकृष्ण परमहंस के स्टूडेंट हुआ करते थे। रामकृष्ण परमहंस बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं बंगाल में हिंदू धर्म और खासकर माँ काली की पूजा पर बात की, लेकिन हिंदू धर्म से ये काफ़ी परे थे, काफ़ी ऊंचे व्यक्ति थे। ये बोलते थे कि रामकृष्ण परमहंस कि जो समाज में एक्चुअल धर्म है वो है आत्मज्ञान। बोले धर्म ना ही पुस्तक में है, ना ही बौद्धिक विकास में, ना तर्क में। तर्क सिद्धांत पुस्तक तो केवल धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक हैं। धर्म तो आत्मज्ञान में है। खुद को जानो धर्म को जान लोगे, ये बात बोलते थे। तो यहां पर विवेकानंद के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। विवेकानंद जो व्यक्ति थे ये भी काफी समाज का सुधार किए। 1893 में एक बड़ा ही विचित्र मौका आया। इसमें क्या था, शिकागो में जो कि अमेरिका है, वहां पे वर्ल्ड रिलीजियस मीटिंग था, यानी विश्व धर्म सम्मेलन। इसमें विवेकानंद का एक्चुअल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो ये इनको इंडिया की तरफ से हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया। तो यहाँ पर जाने के पहले नरेंद्र नाथ दत्त जो थे इनका नाम बदल दिया गया महाराज, वहाँ के बंगाल साइड के महाराज के द्वारा, और इन्हें नाम दिया गया विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद यहाँ पहुँचे, यहाँ पर अपना जो उपदेश दिए ये आज तक वर्ल्ड फेमस है। एक घटना यूँ हुआ था कि बहुत सारे किताब यहाँ पर रखे हुए थे। जब ये स्टेज पे पहुंचे तो बहुत सारे किताब इस तरह से रखे हुए थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सारे के सारे धर्म ग्रंथ थे। तो विवेकानंद जब पहुंचे तो लोगों ने देखा, बोले कि साहब आपके धर्म का जो किताब है गीता, वो तो सबसे नीचे में रखा हुआ है, उसके ऊपर सारे धर्म। तो विवेकानंद बोले बिल्कुल सही बात है, वो सबसे नीचे इसलिए है क्योंकि वो बाकी सारे अन्य धर्मों की का आधार है, इसलिए वो नीचे में है। तो इस तरह से अपने तार्किक बातों से सबों को मौन करा दिया। विवेकानंद बोलते थे कि ना अध्यात्मवाद के साथ साथ भौतिकतावाद यानी ईस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन दोनों मिल जाए तभी देश का विकास हो सकता है। बोलते थे जब तक करोड़ों लोग भूखे हैं तब तक मैं उस सारे लोगों को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर पलते हैं और उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। अल्टीमेटली विवेकानंद अपना ज्ञान दिए, लोगों में ज्ञान फैलाएं, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारा कुछ बताएं जो कि गीता में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस का एक बात याद आता है, बड़ा अच्छा बात बोले थे रामकृष्ण परमहंस कि चिंतन, संन्यास, भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया मैंने, लेकिन मैंने इस बात पे मैं पहुंचा हूं कि मुक्ति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है मानव सेवा, और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो ये थे कुछ हिंदू धर्म के बड़े बड़े समाज सुधारक, धर्म सुधारक। अब आता है इस्लाम धर्म, और इस्लाम धर्म में सबसे पहला नाम आएगा अलीगढ़ आंदोलन का, अलीगढ़ मूवमेंट। ये अलीगढ़ मूवमेंट के जो लीडर थे जिन्होंने इसे स्टार्ट किया था उनका नाम है सर सैयद अहमद खां। ये स्टार्ट किए थे। टारगेट वही, जैसे वो हिंदू धर्म में कुरीति खत्म करना था, इधर इस्लाम धर्म में कुरीति खत्म करना, जैसे पर्दा प्रथा, दास प्रथा, इन सबको खत्म करना, मुस्लिमों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लेके आना। और इसके लिए 1864 में ये अहमद साहब कोलकाता में साइंटिफिक सोसाइटी एस्टेब्लिश की।
साइंटिफिक सोसाइटी। साथ ही साथ हिंदी उर्दू में बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े किताबों का ट्रांसलेट करना शुरू किया, जो कि इंग्लिश के बड़े बड़े किताब थे उसे हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट करने लगे। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटलिस्ट स्कूल स्टेब्लिश किए, वही आगे जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है 1920 में। ये बना 1920 में। देखो, ये कोई जाति अकेला नहीं था, कोई धर्म अकेला नहीं था, क्योंकि सैयद अहमद खान के साथ बनारस के राजा सीख प्रसाद भी थे। ये दोनों मिलकर के इस काम तर्ज पे काम कर रहे थे, दोनों चाह रहे थे कि काम हो। यहाँ पर सैयद अहमद खान बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम परमेश्वर की दो आंखें हैं। कितना अच्छा बात है। फिर आया अहमदिया मूवमेंट। ये अहमदिया मूवमेंट शुरू हुआ था पंजाब में और इसे एस्टेब्लिश किए थे मिर्जा गुलाम अहमद। ये बोले कि ना वेस्टर्न एजुकेशन, हिंदुओं के ब्रह्म विद्या, इन सबों को मिला लेना चाहिए, इन सबों से मिलकर काम करना चाहिए, और इसी कारण से इनसे बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। ये जिहाद का विरोध किए पूरे तरीके से, बोले जिहाद बहुत ही गलत विचार है, बहुत ही गलत विचारधारा है, जो कि लोग अपने पॉलिटिकल सिनारियो को पूरा करने के लिए इस्लाम में बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं। ये खुद को कृष्ण का अवतार और पैगंबर का अवतार मानते थे, तो ये भी हिंदू मुस्लिम एकता लाने का काम किया। उस तरह से बाद में जो आंदोलन हुआ, जैसे बहवी देवबंद, उसमें थोड़ा सा कट्टरता वाला विचार ला दिया गया था। जैसे बहवी आंदोलन में बोल दिया गया था कि भारत को काफिरों का देश के बजाय इस्लामिक कंट्री बनाना है। तो बाद के आंदोलन में थोड़ा सा हमें दिखता है कि हिंदू मुस्लिम एकता को प्रभावित करने की कोशिश किया गया, उसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल था। अब आता है दलित समाज सुधार, और दलित समाज सुधार में सबसे पहला नाम आएगा सत्य शोधक समाज का, जो कि 1873 में एस्टेब्लिश हुआ। ये सत्य शोधक समाज के फाउंडर थे ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले ये बोले क्या कि निम्न जातियों का कल्याण और जाति प्रथा का उन्मूलन ही सामाजिक आर्थिक समानता ला सकता है। यानी कि जाति प्रथा को खत्म करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। बोले छुआछूत खत्म करो, इसके लिए छुआछूत खत्म करने के लिए, महिलाओं की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए पुणे में एक स्कूल एस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ पे महिलाओं को पढ़ने के लिए केवल ओनली फॉर महिलाओं के लिए बनाया गया था, और एक स्कूल दलितों के लिए स्पेशल बनाया गया था। कुछ किताब भी लिखे और सबों के थ्रू यही सजेशन देना चाह रहे थे, समाज को मैसेज देना चाह रहे थे कि ये जाति प्रथा कुरीति खत्म करो तभी देश का विकास होगा। फिर उसी तरह पे एक और आता आत्मसम्मान आंदोलन। आत्म सम्मान आंदोलन 1920 में। ये आत्मसम्मान आंदोलन के फाउंडर थे पेरियार। पेरियार, इन्हें पेरियार बोला जाता है, पूरा नाम था वीर रामास्वामी नायकर। ये भी यही बोले कि ना जिसे लोग निम्न जाति बोलते हैं उनका उत्थान करो, ब्राह्मण ही सब श्रेष्ठ क्यों होंगे, उसको वो चुनौती दी। बोले बिना ब्राह्मण की सहायता के विवाह, मंदिर में प्रवेश, ये सब होना चाहिए। मनुस्मृति को जलाने के लिए बोले, और तमिल भाषा में, तमिल लैंग्वेज में सच्ची रामायण लिखते हैं। इनका जो रामायण इन्होंने लिखा उसका नाम है सच्ची रामायण। लास्टली यहां पर दिखता है बहुत ही लेजेंडरी पीपल का नाम, जिनका नाम है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले क्या कि जब तक राजनीति में दलितों का प्रवेश नहीं होगा तब तक दलितों का उत्थान नहीं होगा। जब तक ताकत नहीं आएगा, जब तक पावर नहीं आएगा, तब तक लोग इनका उत्थान नहीं करेंगे। अंबेडकर साहब खुद राष्ट्रीय राजनीति में आए। वो
जो अछूत लोग कहलाते थे उनके उत्थान के लिए स्पेशल वोट का बात की, यानी सेपरेट इलेक्शन का। इसी के तरह एवज में महात्मा गांधी विरोध किए और बाद में महात्मा गांधी ने ही हरिजन शब्द दिया। हरिजन जो जिन्हें माना जाता था अस्पृश्य, अछूत, उन्हें ही हरिजन शब्द महात्मा गांधी इंडिकेट किए थे। हुआ क्या कि ना लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इसमें ये डिमांड रखे थे कि ना दलितों के लिए सेपरेट इलेक्शन हो। तो इस चक्कर में गांधी जी को पता चला, दुखी हो गए। 1932 का टाइम था, ये थे जेल में, पुणे के एक जेल में थे महात्मा गांधी, येडरवा जेल में। तो वहीं पर समझौता हुआ और समझौता में ये भीमराव अम्बेडकर अपना ये डिमांड वापस ले लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, ये सब तो कुछ तो धर्म से रिलेटेड, जैसे सती प्रथा को खत्म करना। सती प्रथा ये 1829 में विलियम वेंटिक इस पर रोक लगाया था। सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था। कौन? विलियम वेंटिक। रोक लगाया था कहाँ? बंगाल में। राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा रोल था इसमें। फिर चाइल्ड मैरिज को रोक लगाने में का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। यही सबसे पहले तय किए 1860 में कि महिलाओं का उम्र कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। बाद में इसमें बहुत अमेंडमेंट हुआ चाइल्ड मैरिज एक्ट में, जैसे सिविल मैरिज एक्ट आया, सिविल मैरिज एक्ट बोल लो या नेटिव मैरिज एक्ट बोल लो, 1872। फिर आया 1891 का एक्ट, फिर आया 1929 में शारदा एक्ट। ये शारदा एक्ट बड़ा फेमस रहा है इधर। तो इस तरीके से बहुत सारा एक्ट आया। लास्टली करते करते बहुत सारे एक्ट को लाते लाते खत्म करते करते 1929 का शारदा एक्ट ये बोला था एक समय किसी जमाने में कि महिलाओं के लिए मिनिमम 14 और पुरुषों के लिए 18। बाद में इसे चेंज कर दिया गया, महिलाओं के लिए 18, पुरुषों के लिए 21, और वर्तमान में दोनों के लिए 21 है। फिर आता है विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज। एक्ट, ये विडो रीमैरिज एक्ट के जो नेतृत्व करता था, जिन्होंने इसे लीड किया, वो थे विष्णु परशुराम पंडित। ये 1850 में सबसे पहले ये बात उठा। फिर 1856 आते आते अंग्रेज लोग भी इसको सपोर्ट करने लगे। केनिंग था सबसे पहले सपोर्ट करने वाला, और केनिंग इसे लागू करवा दिया। 1856 से विडो रीमैरिज वैलिड हो गया। फिर शिशुवध प्रथा, बलि प्रथा, इन सबों पर धीरे धीरे रोक लगाया गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि समाज के कुछ सोशल और रिलीजियस चेंजेस जो कि सोसाइटी में हुए। उम्मीद है आप सबका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, परंतु कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा जरूर से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और बाकी हमारे डिटेल्स आपको आगे अब दिखेंगे।